ठीक है। वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन चक्र पढ़ने से पहले हम लोगों ने चर्चा किया था स्थिर तापमान प्रोसेस, स्थिर दाब प्रोसेस और स्थिर ऊष्मा प्रक्रिया। ठीक है, तो स्थिर दाब प्रक्रिया में क्या होता है, पूरी प्रक्रिया के दौरान सिस्टम का जो दाब है वो स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से स्थिर ताप में सिस्टम का जो तापमान है वो पूरी प्रक्रिया के दौरान सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर ताप प्रक्रिया। और उसी प्रकार जिस प्रक्रिया में ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता उसको स्थिर ऊष्मा प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन प्रक्रिया, तीनों प्रक्रिया को हमने देखा। जब कंप्रेसर पे रेफ्रिजरेंट का कंप्रेसर में एंट्री करने से पहले मान लो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1 है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट किस स्थिति में आता है, वाष्प की स्थिति में। ठीक है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाष्प जो कंप्रेसर में एंट्री करता है, तो कंप्रेसर के प्रोसेस को हम स्टार्टिंग में मानते हैं 1 और कंप्रेशन प्रोसेस के बाद हम मानते हैं 2। ठीक है, इसी प्रकार कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट के एंट्री करने से पहले स्टेज 2 और कंडेंसर से निकलने के बाद स्टेज 3। एक्सपेंशन वाल्व में एंट्री करते समय स्टेज 3 और एक्सपेंशन वाल्व से निकलते समय स्टेज 4। इसी प्रकार से 4 to 1 किसका प्रोसेस हो जाएगा, इवापोरेटर। तो इस प्रकार से इस रेफ्रिजरेशन चक्र में 4 प्रक्रियाएं हुई। कौन सी, पहला तो स्टेज 1 to 2, इसके बाद स्टेज 2 to 3, इसके बाद स्टेज 3 to 4 और स्टेज 4 to 1। ठीक है, तो स्टेज 1 to 2 किसका है, कंप्रेशन का। स्टेज 2 to 3 किसका है, कंडेंसेशन। 3 to 4 एक्सपेंशन और 4 to 1 इवापोरेशन। ठीक है, कंप्रेशन को हम बोलेंगे संपीड़न प्रक्रिया, कंडेंसेशन को बोलेंगे संघनन, एक्सपेंशन वाल्व को प्रसारण और इवापोरेशन को वाष्पन प्रक्रिया। ये चारों प्रक्रियाएं, इन चार पार्ट्स हैं कुल इसके मेन, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, इवापोरेटर। तो इन चारों में 4 प्रक्रियाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर 4 प्रक्रिया में, 4 प्रोसेस में आपका ये पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्रेशन मतलब संपीड़न प्रक्रिया, जिसमें कि रेफ्रिजरेंट को निम्न दाब रेफ्रिजरेंट को उच्च दाब रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा प्रोसेस है संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है, स्टेज 2 to 3, इसमें क्या होता है, संघनन प्रक्रिया में जो आपका वाष्प रेफ्रिजरेंट है, उच्च दाब का वाष्प रेफ्रिजरेंट है, उसको संघनित करके वाष्प से द्रव रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं संघनन प्रक्रिया। जब वाष्प संघनित होकर द्रव बनता है तो उसको बोलते हैं संघनन प्रक्रिया। तीसरा प्रोसेस है एक्सपेंशन प्रोसेस। तो एक्सपेंशन प्रोसेस वह है जहां पर उच्च दाब रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करके किसी थ्रोटल वाल्व के द्वारा उसका दाब कम किया जाता है। ठीक है, तो वो हो गया एक्सपेंशन प्रोसेस। इसके बाद है इवापोरेशन या वाष्पन प्रक्रिया। वाष्पन प्रक्रिया में क्या होता है, कंडेंसेशन में जो वाष्प द्रव में परिवर्तित हुआ था, इवापोरेशन में उसका उल्टा होगा, जो द्रव रेफ्रिजरेंट होगा वो वाष्प रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को, इन सारी प्रक्रिया को हम पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, P फॉर प्रेशर, H एंथैल्पी, T क्या है, टेम्परेचर, S क्या है, एंट्रोपी। तो ये पीएच डायग्राम और नीचे वाला टीएस डायग्राम, इन दोनों में इन प्रक्रियाओं को दिखाया गया है। ठीक है, अब जब हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था ना कि कांस्टेंट प्रेशर की लाइन इस प्रकार से बनती है ना। तो ये दोनों लाइन कौन सी होंगी, कांस्टेंट प्रेशर की, है ना। ये दोनों लाइन जो हैं ये कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट है। ये कौन सा प्रोसेस है, जैसे आपका
ये प्रोसेस नंबर 1 to 2 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है? 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है? संपीड़न प्रक्रिया। तो संपीड़न प्रक्रिया में क्या होता है? रेफ्रिजरेंट का दाब बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो, पहले इसका दाब कितना था? P1 था, अभी दाब बढ़ के कितना हो गया? P2 हो गया। दाब बढ़ा ना? ठीक है। संपीड़न प्रक्रिया में क्या होता है? रेफ्रिजरेंट का दाब बढ़ता है। वो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि पहले हमारा दाब P1 था, उसके बाद दाब बढ़ करके P2 हो गया। ऊपर की तरफ बढ़ेगा, नीचे की तरफ घटेगा। इसमें दाहिने तरफ बढ़ेगा और बाएं तरफ घटेगा। ये तो समझ में आता है? ठीक है। दूसरा प्रोसेस हम देखेंगे, कंडेंसेशन कहां पर दिखाया गया है? कंडेंसेशन प्रोसेस है 2 to 3। कंडेंसेशन प्रोसेस कौन सा है? 2 to 3। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? वाष्प से द्रव में बदलता है और उसकी जो ऊष्मा होती है वो बाहर निकलती है, ऊष्मा कम होती है। तो एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी ऊष्मा ही है। किसी वस्तु की जो कुल ऊष्मा होती है, कुल ऊर्जा होती है, उसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी, एंथैल्पी। ठीक है। तो एंथैल्पी का कम होना मतलब ऊष्मा का कम होना। ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस में 2 to 3 इधर दिखाया गया है। पहले हमारी H2 ऊष्मा थी, H2 एंथैल्पी थी, अभी एंथैल्पी घट करके कितनी हो गई? H3 हो गई, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ऊष्मा जो है वो कंडेंसेशन के द्वारा, कंडेंसेशन प्रक्रिया में ऊष्मा बाहर निकाली जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आरेख द्वारा भी ये चीज दिखाया गया है ना? तीसरा प्रोसेस है 3 to 4। 3 to 4 में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है? दाब कम होता है। प्रसारण के द्वारा जब किसी रेफ्रिजरेंट को थ्रोटल वाल्व के द्वारा या किसी बहुत छोटी ओपनिंग से निकाला जाता है तो उसका दबाव अचानक से कम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ क्या है? ऊपर की तरफ दबाव ज्यादा है, नीचे की तरफ दबाव कम है। तो ये वाला प्रोसेस इस प्रकार से दिखाया गया 3 to 4। पहले इसका प्रेशर था P3 और अभी प्रेशर घट करके कितना हो गया? P4। ठीक है। अब चौथे प्रोसेस पे आते हैं, 4 to 1 प्रोसेस। 4 to 1 प्रोसेस कौन सा है? एवापोरेशन प्रोसेस, वाष्पन प्रक्रिया। ये हमारे इवापोरेटर के अंदर होती है, या तो आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है वो उसका पूरा कैबिनेट जो होता है वो इवापोरेटर के द्वारा ठंडा होता है। तो उस कैबिनेट की जितनी ऊष्मा है वो इवापोरेटर में बह रहे रेफ्रिजरेंट द्वारा सोख ली जाती है ना? तो एवापोरेशन प्रोसेस में क्या होता है? ऊष्मा ऐड होती है, ऊष्मा ऐड होती है ना? रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा बढ़ती है। ठीक है। तो उस प्रक्रिया को यहाँ पर दिखाया गया है 4 से 1 में। इसकी एंथैल्पी पहले कितना थी? H3 और अभी एंथैल्पी बढ़कर के कितना हो गई? H1। तो बात समझ में आया? ये सारी प्रक्रिया आपने यहाँ देख लिया, समझ लिया। ये पूरा आरेख, ये पूरा डायग्राम पीएच डायग्राम उसी प्रकार से आपका टीएस डायग्राम है। जैसे प्रोसेस 1 to 2। 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है? कंप्रेसर का प्रोसेस, जिसमें क्या होता है? रेफ्रिजरेंट का दबाव बढ़ाया जाता है, लेकिन दबाव के साथ साथ आपका क्या होता है? टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ना? कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट एंटर करता है P1 T1 स्थिति में, मतलब T1 टेम्परेचर पे, और निकलता है T2 टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे। उसको यहाँ दिखाया गया है कि स्टेज 1 पे टेम्परेचर हमारा कम था और स्टेज 2 पे पहुंचते हुए टेम्परेचर हमारा बढ़ गया। एक चीज और इसमें है, ये आप देख रहे हो, इसमें एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन एंट्रोपी क्या है? स्थिर है। तो हमने आपको पढ़ाया ना आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पढ़ाया ना, जिसमें ऊष्मा स्थिर रहती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें ऊष्मा क्या है? स्थिर है। ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका केवल टेम्परेचर 1 to 2 हो गया। टेम्परेचर T1 से बढ़कर के T2 हो गया, लेकिन इसकी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ना तो ऊष्मा ली जाती है, ना ही ऊष्मा इससे दी जाती है। बस समझ में आ गया? दूसरा प्रोसेस में देखते हैं 2 to 3। 2 to 3 कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन का प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? ऊष्मा कम होती है, लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। जब वाष्प रेफ्रिजरेंट की गुप्त ऊष्मा निकाली जाती है, गुप्त ऊष्मा तो पता है, गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जिसमें टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है।
तो यहाँ पे क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट वाष्प स्थिति से द्रव स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर बराबर है, जो T2 का टेम्परेचर है वही T3 टेम्परेचर एक लाइन पे है, सेम लाइन पे है, तो टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन जो इसकी एंट्रोपी है, जो इसकी ऊष्मा है, वह ऊष्मा कम हो गई। जब हम इधर जाएंगे तो ऊष्मा बढ़ेगी, इधर आएंगे तो ऊष्मा घटेगी। तो यह प्रोसेस इस डायरेक्शन में हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब हम 2 से 3 की ओर आते हैं तो यहाँ पे ऊष्मा घटने का संकेत दिखा रहा है कि ऊष्मा क्या हो रही है, कम हो रही है। उसी प्रकार जब हम एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है, तापमान घटता है, ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता। उस चीज को स्लाइड द्वारा दिखाया गया है कि पहले हमारा टेम्परेचर T3 के बराबर था और अभी हमारा टेम्परेचर T4 के बराबर घट करके हो गया है। ठीक है, ठीक है। ये जो है कांस्टेंट एंट्रोपी का कर्व है। ये कांस्टेंट एंट्रोपी का कर्व दिखाता है कि इसमें ऊष्मा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वरन टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। केवल टेम्परेचर हमारा घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर घटता है, टेम्परेचर भी घटता है। कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, दिख रहा है। कंडेंसर के प्रोसेस में प्रेशर आपका स्थिर रहता है, प्रेशर स्थिर रहता है और क्या स्थिर रहता है, टेम्परेचर स्थिर रहता है। प्रेशर में और टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। किसमें परिवर्तन होता है, केवल ऊष्मा में। कंडेंसर के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को कंडेंसर वायुमंडल में विसर्जित कर देता है। ठीक है, तो वो चीज यहां दिख रहा है, यहां से भी पता चल रहा है एंट्रोपी कम हो रही है और एंथैल्पी कम हो रही है। ठीक है ना। अगला प्रोसेस है आपका एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, दिख रहा है दोनों चीजें। इसके बाद इवापोरेशन प्रोसेस है। इवापोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, एंथैल्पी बढ़ रही है, लेकिन टेम्परेचर में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है और प्रेशर में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। बात समझ में आई। ये चारों प्रोसेस आपने यहां भी देख लिया, यहां भी देख लिया। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इस पूरे सिस्टम में हमारे पास किस प्रकार की प्रक्रिया हो रही हैं। 2 प्रक्रियाएं स्थिर दाब की हैं और 2 प्रक्रियाएं स्थिर ऊष्मा की हैं। ठीक है, 2 प्रक्रियाएं आइसोबारिक, स्थिर प्रेशर मतलब आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस माने आइसोबारिक प्रोसेस। तो 2 प्रेशर आपके आइसोबारिक हो रहे हैं और 2 प्रेशर आइसेंट्रोपिक हो रहे हैं। ठीक है, 2 प्रोसेस आपके आइसेंट्रोपिक हो रहे हैं, 2 प्रोसेस आपके आइसोबारिक हो रहे हैं। आइसोबारिक कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसर का प्रोसेस, इवापोरेटर का प्रोसेस। इसमें प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होता। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कौन से हैं, कंप्रेसर और एक्सपेंशन का प्रोसेस। इन दोनों पे प्रेशर में परिवर्तन होता है लेकिन ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कंप्रेशन प्रक्रिया के दौरान और एक्सपेंशन प्रक्रिया के दौरान आपकी ऊष्मा नियत रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये 4 प्रोसेस समझ में आए, तो इनको हम बोलेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन को हम इसमें लिखते हैं, जब प्रोसेस को बताते हैं तो पहला स्टेज लिखते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को क्या बोलते हैं, स्थिरोष्म संपीड़न प्रक्रिया। स्थिरोष्म संपीड़न प्रक्रिया में क्या होता है, रेफ्रिजरेट का प्रेशर T1 से बढ़कर के T2 हो जाता है, टेम्परेचर T1 से बढ़ के T2 हो जाता है। ठीक है, और जो आपकी ऊष्मा है Q, ये कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। जो ऊष्मा है वो कैसे रहती है, नहीं बदलती है। ठीक है, दाबमान T1 से बढ़कर के T2, टेम्परेचर T1 से बढ़कर के T2, लेकिन जो कुल ऊष्मा है वह कुल ऊष्मा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, बदलती नहीं। कंप्रेशन प्रोसेस में आपको पता है
इस पूरे सिस्टम में काम किसके द्वारा किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? कंप्रेसर के द्वारा। और तो कोई चीज चलने वाली है नहीं, इसमें कोई चलने वाला मूवमेंट करने वाला कोई नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक मोटर, और उसी के द्वारा हम वर्क देते हैं, है ना। जब हमने आपको ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताया था तो उसमें स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट था कि किसी बाह्य युक्ति का प्रयोग किए बिना ऊष्मा का प्रवाह कम ताप से अधिक ताप की ओर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। तो अगर कम ताप से अधिक ताप की ओर कराना है, मतलब उल्टा प्रोसेस कराना है, तो हमें किसी बाह्य युक्ति या किसी दूसरे मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें उसको वर्क देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कंप्रेसर के द्वारा हम वर्क देते हैं, वर्क डन बाय कंप्रेसर, कंप्रेसर के द्वारा कार्य किया जाता है ना। तो यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं कि कंप्रेसर द्वारा कितना कार्य किया गया। जब हमें इस सिस्टम की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, सिस्टम की दक्षता निकालनी पड़ेगी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं, जब हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे पूरे सिस्टम का, तब हमें यही तो निकाला जाता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ कि हमने कितना वर्क दिया और हमें कितना आउटपुट मिला, हमें कितना आउटपुट मिला और कितना हमने इनपुट दिया, इन दोनों का अनुपात ही तो कहलाता है ना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहां पे कंप्रेसर द्वारा किया गया कार्य W बराबर कंप्रेसर द्वारा किया गया कार्य हम पीएच डायग्राम में H एंथैल्पी की वैल्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, कंप्रेसर द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? H2 माइनस H1। ठीक है, कंप्रेसर द्वारा किया गया कार्य, ये पीएच कर्व में जो इसका क्षेत्रफल है, ये जो है H2 माइनस H1, इतना ही इसके द्वारा कार्य किया गया है। तो कंप्रेसर द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या निकालेंगे? H2 माइनस H1। ठीक है, तो ये हो गया कंप्रेसर द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, यहां पे हम कंप्रेसर के द्वारा कार्य देते हैं, तब जाकर के हमें यहां पे क्या मिलता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यहां पे क्या मिलता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? ठंडक। हमें यहाँ पे ठंडक मिलती है, कहाँ पे? इवापोरेटर में। तो हम इन्हीं दोनों के बीच के अनुपात से निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे हमें कितनी ठंडक मिली और यहाँ पे हमने कितना कार्य दिया, कंप्रेसर ने कितना कार्य किया। ठीक है, तो इनके अनुपात से हम बाद में इसको निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला प्रोसेस क्या हुआ? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब स्थिरोष्म संपीड़न, जिसमें कंप्रेसर के द्वारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाष्प रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाष्प रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित किया गया, जबकि ऊष्मा स्थिर है, ऊष्मा कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा प्रोसेस आइसोबारिक स्थिर दाब संघनन प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? संघनन प्रक्रिया है, लेकिन स्थिर दाब है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं, ना तो दाब घट रहा है और ना ही दाब बढ़ रहा है। जो दाब यहाँ पे था पॉइंट 2 पे, कंप्रेसर के द्वारा संपीड़न करने के बाद जो दाब यहाँ पे था, वही दाब संघनन के बाद भी है ना। संघनन के पहले जो दाब था, संघनन के बाद भी वही दाब है। ठीक है ना, दाब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किसमें होगा? अवस्था में परिवर्तन होगा। जो वाष्प था वह अब द्रव बन चुका है और उसकी ऊष्मा अब कम हो चुकी है। जो पहले उसका एंथैल्पी H2 था, अब वह एंथैल्पी घट करके H3 पहुंच गया है। ठीक है ना। तो स्थिर दाब संघनन प्रक्रिया में क्या होगा? दाब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऊष्मा जो होगी, दाब भी कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। क्या बदलेगा? केवल ऊष्मा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऊष्मा जो है घटेगी। ठीक है, ऊष्मा क्या होगी? घटेगी। कब होगी? केवल ऊष्मा में परिवर्तन होगा, है ना। तो हमने देखा संघनन प्रक्रिया, आइसोबारिक कंडेंसेशन, जिसमें दाब और ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल
रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा जो है वायुमंडल में छोड़ दी जाती है तो ऊष्मा कम हो जाती है। ठीक है ना। अगली प्रक्रिया कौन सी आएगी? एक्सपेंशन। किस प्रकार का, कैसी प्रक्रिया है एक्सपेंशन कैसी प्रक्रिया है? आइसेंट्रोपिक। एक्सपेंशन प्रक्रिया में भी किसी भी प्रकार की ऊष्मा ना तो ली जाती है ना ही दी जाती है। कुल ऊष्मा जो होती है, कुल ऊष्मा सिस्टम की क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होगा? ऊष्मा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और क्या होगा? प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, बस समझ में आई? प्रेशर कितना हो गया? जो P3 था घट करके P4 हो गया, P3 प्रेशर घट करके P4 हो गया और T3 टेम्परेचर घट करके T4 हो गया। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस में प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, ऊष्मा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगला प्रोसेस और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हमें वहीं पे जाकर के अगर हम यह प्रश्न करेंगे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको ठंडक कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? एवापोरेटर में। कहाँ मिलती है? एवापोरेटर। कैसा प्रोसेस होगा? आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक इवापोरेशन। ठीक है, स्थिर दाब वाष्पन प्रक्रिया में पहले तो जो स्थिर दाब हम बोल रहे हैं तो पहले क्या होगा? दाब कांस्टेंट, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कहां पे दिखा रहा है? P4 to P1, एक ही लाइन पे, सेम लाइन पे है, इसलिए दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो तापमान यहाँ का था वही तापमान यहाँ का भी रहेगा। तो दाब में परिवर्तन नहीं होगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें परिवर्तन होगा? केवल ऊष्मा में। ऊष्मा क्या होगी? ऊष्मा बढ़ेगी, क्योंकि इवापोरेटर के अंदर बह रहा रेफ्रिजरेंट इवापोरेशन स्पेस से, रेफ्रिजरेटेड स्पेस से ऊष्मा को सोख लेगा, ऊष्मा ग्रहण करेगा और क्या होगा? ऊष्मा ग्रहण करके वह द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और जब ऊष्मा ग्रहण करेगा तो अंदर क्या देगा? ठंडक देगा। जब अंदर की ठंडक हमारे रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट की ऊष्मा को सोख लिया जाएगा तो अपने आप कैबिन क्या होगा? हमारा कैबिनेट ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया है कुल 4 प्रोसेस में कंप्लीट होती है और यही हमारा रेफ्रिजरेशन का बेसिक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेफ्रिजरेशन का पूरा बेस ही यही है ना। अगर आपको ये नहीं आएगा, रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया नहीं आएगी तो आप किसी भी मशीन की वर्किंग नहीं बता सकते। ठीक है, और इसके बाद आपको इसी के बारे में ही पढ़ना है, कंप्रेसर के बारे में पढ़ना है, कंडेंसर के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में, इवापोरेटर के बारे में, है ना। मशीनें अलग अलग हो सकती हैं और अलग अलग मशीनों में यही पार्ट लगे होंगे, केवल पार्ट्स चेंज होंगे। किसी में दूसरे प्रकार का कंप्रेसर लगा है, किसी में दूसरे प्रकार का कंप्रेसर लगा है ना। किसी कंप्रेसर की क्षमता ज्यादा है, किसी कंप्रेसर की क्षमता कम है। कंडेंसर कई प्रकार के होते हैं, तो किसी मशीन में दूसरे प्रकार का कंडेंसर लगा है, किसी मशीन में दूसरे प्रकार का कंडेंसर लगा है ना। लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल वही होगा, है ना। जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे वाष्प संपीड़ित रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, वह बेसिक प्रिंसिपल यही है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे हमारा हर एक सिस्टम काम करता है। ठीक है, और यही सिस्टम जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही सिस्टम व्यवहारिक है। व्यवहारिक का मतलब जो जनरली चलन में होता है, जिसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? व्यवहारिक। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के आप एयर कंडीशनर देखते हो, जितने भी प्रकार के आप रेफ्रिजरेटर देखते हो, चाहे वह सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर हो, बोतल कूलर हो, ठीक है, आइस क्यूब मशीन हो, है ना, और चाहे आपका विजी कूलर हो, ठीक है, और चाहे आपका कोल्ड स्टोरेज हो, ये जितने भी प्रकार के सिस्टम आप देखते हो, ये सब इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे ही काम करते हैं।